तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अरे जाओ भाई की जो उसके ससुर जी होते हैं वो अपने पास से एक जेंसन को निकालते हैं और उसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हें इस जिनसन को खाना होगा, इसको खाने से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी सोल भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो वो उनको थैंक यू बोलता है और कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने से पहले लॉन्ग टियानबा उसको बताकर जाते हैं कि तुम्हारी जाओ फैमिली की जो पैट्रियार्च है उनकी बर्थडे पार्टी 7 दिन के बाद होने वाली है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैंने जाओ को बता दिया है, वो तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देगा और नहीं तुम्हारे लिए पोशाक भी बना देगा। जाओ भी अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर बैठकर आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेशन के दौरान ही वो अपने जिनसिंग को भी खाता है, जिसको खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी पावर आती है। और जाओ अपने रूम में बैठकर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम राइजिंग ड्रैगन सीक्रेट आर्ट होता है उसको यूज कर रहा होता है, यानी कि उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहीं पर बैठे बैठे उस टेक्निक को मास्टर करता है और वहाँ पर आसमान के ऊपर एक ड्रैगन दिखाई देता है और आसमान के ऊपर बहुत सारी बिजलियां भी चमकती हैं। जाओ स्पेशल ड्रैगन आर्ट को यहाँ पर मास्टर कर लेता है। उस जिनसिंग को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी जान पावर आती है। वो कहता है अगर मैंने यहाँ पर किसी और डीमन को मारकर उसके ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ऐड किया तो मुझे यहाँ पर कुछ नए एट्रीब्यूट्स और कुछ नई पावर्स मिलेंगी। जाओ भी कहता है मुझे कहीं ना कहीं से तो डीमन ब्लड हासिल करना होगा और यहीं पर वो हमें इस बारे में बताता है कि यहाँ पर शहर में वो कहाँ से डीमन ब्लड हासिल कर सकता है। वो कहता है हमारे इंपीरियल कैपिटल में एक ही शॉप है जहाँ से हमें ये सब कुछ मिल सकता है। जाओ इंपीरियल कैपिटल में उस शॉप के ऊपर चला जाता है जिसके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। उसके पास डीमन का ब्लड भी होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा जाइगेंटिक है, इसका ब्लड अगर तुम पी लेते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलने वाली है। वो हमारे जाओजुई से कहता है सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम्हें ये वाला ब्लड मिल जाएगा। तो हमारे जाओजुई से कहता है तो फिर ठीक है मुझे ये वाला ब्लड दे दो। जाओजुई उसके पास एक वुल्फ का ब्लड ले लेता है। वो वुल्फ का डीमन ब्लड होता है, वो एक डीमन वुल्फ होता है जिसका वो ब्लड होता है। वो उसके पास से ब्लड लेने के बाद वापस चल पड़ता है और कहता है कि अब इस डीमन वुल्फ के ब्लड की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। तो यहीं से हमें नेक्स्ट सीन जाओ फैमिली का दिखाया जाता है। जाओ फैमिली का वो दिन आ जाता है जिस दिन ग्रेट पैट्रियार्च का बर्थडे होने वाला है। और जाओजुई का सोतेला भाई दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, सभी मेहमानों को वेलकम कर रहा होता है। यहीं पर चुनलैन अपने फादर के साथ आती है और उसके फादर वहाँ पर उसको कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, हम लोग यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं और साथ ही यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आए हैं। जाओजुई का भाई उसे कहता है मुझे आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, प्लीज जल्दी से अंदर आए। चुनलैन के फादर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर और मैं हम दोनों ही ग्रेट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अपनी बेटी चुनलैन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं यंग मैन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से बाद में मेरी बेटी चुनलैन के साथ बातचीत करनी चाहिए, तुम दोनों को आपस में अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। जाओजुई का भाई भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। वो चुनलैन की तरफ देख रहा होता है, लोगों से कहता है ठीक है आप लोग अंदर चले जाएं, मैं आप सभी को आपके रूम तक पहुँचा देता हूँ। इस वक्त एक और लड़का भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है यंग मास्टर मेरे पास एक न्यूज है। जो फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर आया है लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहा है। तो ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं। तो शो फेंगबू वहाँ पर आता है और यंग मास्टर उसके पास जाता है और उसे कहता है फेंगबू तुम्हें क्या हुआ, तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बनाया हुआ, तुम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। फेंगबू उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी फैमिली के एक लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था। यंग मास्टर से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, क्या तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ किस बारे में बात कर रहे हो। फेंगबू से कहता है तुम्हारे छोटे भाई ने, तुम्हारे सोतेले भाई ने, जो कि अब लॉन्ग फैमिली का दामाद बन चुका है। जाओजुई का भाई ये बात सुनते ही पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो उसे कहता है उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो मर गया, लेकिन फेंगबू गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अरे उस सोतेले भाई ने ना सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को वापस हासिल कर लिया है कि वो तो यान स्कॉलर लेवल तक भी पहुंच चुका है। चुनलैन भी उनके पास ही आ जाती है और उनसे कहती है तुम्हारा भाई वाकई में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उस भाई की वजह से मुझे भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी फेस करना पड़ी, उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। फेंगबू जाओजुई के भाई से कहता है आज मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, ना सिर्फ उसे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ बल्कि मैं तुमसे एक फेवर भी चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद जरूर करोगे। जाओजुई का सोतेला भाई उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो उसे कहता है मैंने सुना है कि उस लड़के जाओजुई की माँ अभी भी यहीं पर है, वो अभी भी जाओ फैमिली में है। यंग मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ वो अभी भी यहीं पर है, वो हमारी जाओ फैमिली में ही है। लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हो, चलो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जाओजुई का सोतेला भाई उनको अपने साथ लेता है। तो चुनलैन के साथ उसकी दोस्त भी होती है और साथ में फेंगबू, ये चारों लोग जल्दी से उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर के दरवाजे के बाहर एक नौकरानी खड़ी होती है। तो जाओजुई का सोतेला भाई उससे पूछता है क्या वो कमीनी अंदर है। वो नौकरानी उसे कहती है यंग मास्टर लेडी जाओ अभी अंदर है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है, उस बेचारी नौकरानी को थप्पड़ मारते हुए साइड के ऊपर फेंक देता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, उस कमीनी औरत को यहाँ पर लेडी जाओ कहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो दरवाजे पे किक मारते हुए अंदर आता है और कहता है कमीनी कहेगी कहाँ पर है तू। हमारे जाओजुई की मदर उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाती है और उसे कहती है यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। उसे कहता है घटिया
घटिया औरत, चलो जल्दी से अपना सर उठाकर बात करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह कमीनी औरतों की तरह ना बैठ जाया करो। तो झाओ शुई की मदर जब उनकी तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत और यंग लेडी होती है। ये देखकर तो वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती हैं। चुनलैन जल्दी से आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुम उस कमीने झाओ शुई की माँ हो, तो चलो जल्दी से यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक कर अपना नाक रगड़ो और हमसे माफी की भीख मांगो अपने बेटे की वजह से। झाओ शुई की मदर भी उठकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आज तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। चुनलैन उसकी वजह से काफी गुस्सा होती है और आगे बढ़ने लगती है, जबकि उसी वक्त फेंगबो से रोक देता और कहता है, जरा रुको, मुझे इससे डील करने दो। और फेंगबो यहाँ पर ठड़कुना दिखाते हुए उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे सर्व करना होगा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर खुश कर दिया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की गलती को माफ कर दूंगा। तो बस सुनते ही आंटी झाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है कि झाओ शुई का सौतेला भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है, यंग मास्टर फेंगबो, लगता है कि तुम्हारा इसके ऊपर दिल आ गया है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम इसे अपनी फैमिली में जाकर रख लेना और तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यंग मास्टर फेंगबो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, उस कमीने झाओ शुई की मदर तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये अभी बहुत ज्यादा जवान भी है। उसकी थोड़ी भी हाथ लगाता है और कहता है, मुझे इस औरत को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे इसे मैं हमेशा याद रहूं। हमारी झाओ आंटी इसकी वजह से रोना शुरू कर देती है और फिर साथ ही उसको झटका देते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, लोग बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुम सभी लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं किसी को सर्व करने वाली हूँ। और वो जल्दी से पीछे की तरफ जाती है और जाकर अपने पिलर के साथ अपना सर टकराती है और कहती है, पहले कि कोई मुझे हाथ लगाए मैं अपनी जान दे दूंगी। वो उस पिलर के साथ अपना सर टकराकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। ऐसे वो वहाँ पर अपना सर टकराकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त झाओ शुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। झाओ शुई अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आता है, उसके हाथ से वो चीज गिर जाती है और वो साथ ही कहता है, माँ। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और जाकर अपनी माँ को अपनी गोद में पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया। रोते हुए अपनी माँ से कह रहा होता है, माँ जल्दी से उठ जाओ, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूं, हम लोग यहाँ पर झाओ फैमिली में और ज्यादा नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना घर बनाएंगे। इसी वक्त कमांडर जैन आके पड़ते हैं और जाकर उसकी मॉम को चेक करने के बाद कहते हैं, ये ठीक है, फिलहाल के लिए ये बेहोश हो गई है। वो अपने पास एक पिल निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं, ये पिल इसे खाने दो, लगता है कि 3 दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगी। हमारा झाओ शुई उस कमांडर से कहता है, ब्रदर झाओ, क्या तुम मेरी माँ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, मुझे पहले इन लोगों से बदला लेना। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों की तरफ घूर कर देखता है। झाओ शुई का सौतेला भाई कहता है, ये कमीना तो अभी तक जिंदा है, मुझे इससे निमटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि फेंगबो को यहाँ पर यूज करते हैं, इसकी जू फैमिली को यूज करते हुए इससे निपटा जा सकता है। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम हमारी फैमिली के कचरे हो और तुम्हें यहाँ पर हक नहीं है कि तुम हमारे सामने यहाँ पर खड़े होकर हमें गुस्से के साथ घूर सको। झाओ शुई इन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी जान पावर रिलीज होती है। झाओ शुई ने डीमन वुल्फ के ब्लड को पिया था, जिसकी वजह से अब उसे नई पावर मिली है। वो डीमन वुल्फ के ब्लड फुल फिस्ट को यूज कर सकता है, यानी कि वो पंच मारेगा तो उसके पंच के अंदर वुल्फ के जितनी पावर होगी। वो आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए। सबसे पहले तो वो यंग मास्टर फेंगबो के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसे पंच मारता है तो फेंगबो उठता हुआ पीछे जाकर गिरता है। पीछे गिरने के बाद वो फिर से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम सभी में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, वजह से वो उसके बाजू को तोड़ देता है। जब उसके बाजू को तोड़ देता है तो यंग मास्टर फेंगबो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पर गिरकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारा जुंजी फिर से आगे बढ़ता है, दोनों बाजू से पकड़ लेता है और उसके दोनों बाजू को पकड़कर वो अपने पाँव को उसकी कमर पे रखता है और उसके दोनों बाजू उखाड़ देता है। इसकी वजह से फेंगबो और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। बाकी के तीनों से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फेंगबो को इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद फेंगबो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जबकि उसके बाद चुनलैन की बारी आती है, चुनलैन भागना शुरू कर देती है और कहती है, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आओ, हमारा झाओ शुई इसको भी नहीं छोड़ने वाला। वो आगे बढ़ता है और चुनलैन के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ चुनलैन ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा झाओ शुई से कहता है, तुम्हारे जैसी घटिया औरत को तो मर जाना चाहिए, जो कि अपने सामने जहाँ पर दूसरी औरत के साथ ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। इसके बाद वो तीसरी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि चुनलैन की दोस्त होती है। वो उसे कहती है, मुझे मत मारना, मैं तो बस इसकी दोस्त और इनके साथ यहाँ पर चली आई, मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा झाओ शुई इस लड़की के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाती है। फिर साथ ही हमारा झाओ शुई इसके चेहरे के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और उसे कहता है, तुम कह रही हो कि तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो तुम्हें इन सभी को रोकना चाहिए था। और उसके बाद लास्ट के ऊपर उसके सौतेले भाई की बारी आती है। वो उसे कहता है, मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम इन सभी को यहाँ पर मेरी माँ के पास लेकर आए हो। सौतेला भाई उसे कहता
कहता है ये तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्योंकि हमारा याओशू इसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें लगता है कि तुम आज भी मेरे भाई हो, कभी तुमने मुझे अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। और साथ ही वो वहाँ पर चिल्लाकर उसे कहता है मैं 5 साल का था, उस वक्त तुमने मुझे इतना ज्यादा पीटा था कि मैं मरते मरते बचा था। उसके बाद तुमने एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए मुझे पानी के अंदर फेंक दिया था, मैं याद है उस वक्त भी मैं मरते मरते बचा था। फिर साथ ही वो अपनी माँ की तरफ देखता और कहता है मेरी माँ यहाँ पर हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत करती है और तुम सभी लोग उसे खाने के लिए क्या देते थे, अपना बचा कुचा बहुत ही घटिया खाना उसे खाने के लिए देते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इसके साथ ही तुमने मुझे बहुत ज्यादा पीटा और ये सब कुछ तुम अपने भाई के साथ कर रहे थे, क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। कसुदेला भाई उसे कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तब तो हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे। याओशू वहीं पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है, अपने 5वें पावर को गैदर करता है और उसे कहता है नहीं आज तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बच सकते, आज तो तुम्हें मरना होगा। उसे 5 मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जुंजी का वेंजेंस यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। थोड़ी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।